वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार इस बात को का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल के सेशन में क्या पढ़ा था या क्या समझा था। कल के सेशन में हमने आपको ITR 1 से शुरू करके बताया था, जिसमें यह बताया था कि सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तीन तरह की इनकम ही टैक्सेबल होती है। इसके अलावा कोई और इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। अगर इसके अलावा कोई और इनकम है जैसे कि PGBP या कैपिटल गेन, तो आप ITR 2, 3 या 4 में से किसी एक ITR को चुने। ITR 1 को आप नहीं चुन सकते। ITR 1 के लोगों पर एप्लीकेबल होता है, हर देसी आदमी पर, मतलब हर रेजिडेंट इंडिविजुअल पर जो हमारे वाले फाइनेंशियल ईयर में पूरे साल में 182 डेज या उससे ज्यादा का स्टे किया हो तो ही एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक होगी बात। अदरवाइज कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे? 2, 3 फाइल करेंगे, 1 में नहीं है। चलिए, हर इंडिविजुअल के लिए ये वाला रिटर्न है, ये बात तो सबसे पहले ही बता दिया था। अगर अदर देन इंडिविजुअल है तो आपको 5, 6 या 7 में से कोई रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। चलिए, सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट की इनकम, फैमिली पेंशन, डिविडेंड इनकम एक्सेट्रा, कुछ भी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक की जो होगी वो भी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। 5,000 से ऊपर वाली कहाँ जाएगी? ITR 2 में जाएगी या 3 में जाएगी। चलिए, कौन लोग इस ITR को नहीं भर सकते? भाई, किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर है, नहीं भर सकता। किसी कंपनी में कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड की है, मतलब शेयर होल्डर है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, छोटी कंपनी का, तो भी ये वाला ITR नहीं भर सकता। कौन सा ITR भरेगा? 2 भरेगा या 3 भरेगा? चलिए, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, या फिर साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, या फिर कोई इनकम आउटसाइड सोर्सेज से है, तो भी ITR नहीं भर पाएंगे। कौन सा ITR भरेंगे? 2 भरेंगे या 3 भरेंगे? अगर आपका सेक्शन 194N में TDS कटा है, 194N क्या था? अगर आपने 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉल कर लिया तो 2% बैंक को TDS काटना था, वही वाला सेक्शन है ये। अगर 2 लाख से ज्यादा आपका विड्रॉल है तो आप बड़े क्लाइंट हैं, बड़े आप SSE हैं, तो आपको ITR 2 या 3 भरना चाहिए, ना कि 1 भरना चाहिए। तो ये वाला ITR आप नहीं भर पाएंगे। किसी कंपनी में टैक्स कटा है कुछ, या ESOPs वगैरह मिले हैं, तो भी ये वाला रिटर्न आप नहीं भर पाएंगे। ठीक होगी बात? बोलो, ठीक होगी बात? चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन लोग नहीं कर पाएंगे? किसी का अगर लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड करना है तो भी नहीं कर पाएंगे। ये तो बिजनेस वाली बात हो गई, ITR 3 में देखेंगे कैरी फॉरवर्ड लॉस का। ठीक होगी बात? अब किसी की इनकम जो कि 50 लाख से ज्यादा होगी तो कौन सा ITR भरेंगे? 2 भरेंगे बेटा, 1 नहीं भर पाएंगे। चलिए, किन लोगों को ITR 1 फाइल करना मैंडेटरी है? जिनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है उनको फाइल करना मैंडेटरी है। जिनका फॉरेन ट्रैवल पर खर्चा पूरे साल में 2 लाख से ज्यादा है उनको फाइल करना मैंडेटरी है। और जिनके घर का बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा आता है पूरे साल में, उनको भी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। अदरवाइज क्या आप फाइल कर सकते हैं? यस, वॉलेंट्री है। मन आए तो कर दो, मन आए तो मत करो। ठीक हो गई बात? मान लीजिए आपकी इनकम 4 लाख रुपए है, जो कि बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है, और आपके क्लाइंट ने कहा भाई मुझे कोई TDS तो कटा नहीं है, ना मुझे कोई रिफंड लेना है, ना मेरे ऊपर कोई टैक्स बनता है, मैं ITR फाइल ना करूं तो? आपके पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। कोई क्लाइंट आपका आएगा जिसकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से तो ज्यादा होगी लेकिन 7 लाख से कम होगी, और वो आपसे कहेगा अरे छोड़िए ना, क्या ITR फाइल करें, क्यों आपको बेकार में 500 हजार रुपए देंगे, हम अपने पैसे बचा लेते हैं, जब कोई लेना देना ही नहीं है, कोई टैक्स बन ही नहीं रहा है तो बेकार में क्या इनकम टैक्स की फाइलिंग करें, जब बनेगा तब कर देंगे। या वो आपसे ये पूछेंगे कि अगर मैंने 1 साल ITR फाइल कर दिया तो क्या अगले साल फाइल करना मैंडेटरी है? मेरा जवाब है दोनों ही केसेस में यस। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ज्यादा है, और ये बात फॉर्म 16 में दिख रही है, AIS में दिख रही है, तो आपको एक प्रेम पत्र मिलेगा। कहां से मिलेगा? इनकम टैक्स, आयकर विभाग से मिलेगा प्रेम पत्र, और उसमें ये लिखा होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, 2.5 लाख या 3 लाख से ज्यादा है, और हमें ऐसा लगता है तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो या कुछ चोरी कर रहे हो। ठीक है? जैसे लड़की को शक हो जाता है ना कि मुझे लगता है कि व्हाट्सएप पर तुम किसी और लड़की से भी बात करते हो और मुझे ये बात पता नहीं है, मुझे बताते नहीं हो तुम। ठीक है? और ये बात जिस दिन उस लड़की को पता चल जाती है तो वो क्या करती है? एक प्रेम पत्र भेजती है, और ये कहती है कि मैंने तो तुम पर भरोसा किया था, तुम्हारा व्हाट्सएप चैट कभी चेक नहीं किया, कभी तुम्हारी कॉल लॉग चेक नहीं करी, लेकिन मुझे ऐसा पता चला अपने घनिष्ठ मित्रों के द्वारा, जो महिला मित्र थी दूसरी, कि तुम फलानी वाली से भी बात करते हो, चैट पे लगे रहते हो उसके साथ, तो तुमने मुझसे कुछ चुराया है या कुछ छुपाया है। तो वो आपको एक प्रेम पत्र देगा, और उस प्रेम पत्र का नाम होगा नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब आप डिफॉल्टर हैं, आप डिफॉल्टर हैं। पिछले साल रिटर्न फाइल कर दिया, इस साल नहीं किया, तो भी आप डिफॉल्टर हैं। और इस साल मान लो आपकी सैलरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा थी लेकिन टैक्सेबल इनकम से कम थी, टैक्सेबल इनकम 7 लाख की है या 5 लाख की है, उससे कम थी, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। किसने कहा अगर छोड़ दोगे तो चल जाएगा? नहीं चलेगा, नोटिस आएगी, नोटिस आएगी। और ये कहेंगे कि ये कहेंगे, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि भैया, ये कहेंगे कि भैया आपको रिटर्न फाइल करना था और आपने नहीं फाइल किया। चलिए, अब हम लोग आगे चलते अब हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था एक मिस्टर प्रॉपर्टी वाला है, उनके पास एक प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है बेसिकली, एक लखनऊ में है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है। लखनऊ वाली प्रॉपर्टी में वो खुद रहते हैं, दिल्ली वाली प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ा रखी है, और मुंबई वाली प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है। जो प्रॉपर्टी पर वो खुद रहते हैं उसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी अंडर सेक्शन 24, ये हमने आपको बताया था। ओल्ड रिजीम की अगर बात करें तो रेंटल इनकम जीरो, क्योंकि वो खुद रह रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जीरो,
क्यों जीरो? क्योंकि रेंट ही नहीं है कोई, तो प्रॉपर्टी टैक्स कैसे अलाउ करेंगे? नेट रेंट भी जीरो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% भी जीरो, लेकिन इंटरेस्ट की इनकम अलाउ करेंगे, बट मैक्सिमम 2 लाख रुपए करेंगे। तो एक्चुअल रेंट पेड और 2 लाख विच एवर इज लेस, तो 2 लाख रुपए अलाउ कर देंगे। इसके अलाउ करते ही 2 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा, 2 लाख रुपए का क्या होगा? लॉस आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर नई रिजीम होगी तो वो भी नहीं मिलेगा। नई रिजीम अगर होगी तो वो भी नहीं मिलेगा, मतलब सब कुछ जीरो रहेगा, लॉस अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यू रिजीम में स्लैब रेट बढ़ा दिया है, स्लैब 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया, इसलिए अलाउ नहीं करेंगे। चलिए चलिए, अब हम लोग अपने मेन काम की तरफ आ जाते हैं, वो है लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या होगा? ये प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी है। इसमें जो रेंटल मिलेगा हम उसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस रेंट। 2,40,000 रुपए, 20,000 रुपए महीना। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन 5,000 रुपए, मतलब नगर निगम वगैरह का हाउस टैक्स 5,000 रुपए अलाउ करें, अलाउ करें, ठीक है। तो नेट रेंट कितना हुआ? 2,35,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्स घटाने के बाद 2,35,000 रुपए। इस पर 30% फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कोई डिडक्शन मिलेगी? मैंने अपने मकान में, अपने फ्लैट में पुताई करवाई, भाई नया किराएदार रखा ना, पुराना किराएदार हटाया। पुराने किराएदार ने मेरे मकान में छेद कर दिया था। कैसे? उसने कीलें बहुत ठुकी हुई थी मकान के अंदर, और जब वो गया तो उसने सब उखाड़ लिया अपना सामान। उसने कहा ये सब मेरा था, मेरी टीवी थी, मेरा एसी था, मेरा स्टेबलाइजर था, मेरा वो जो पॉइंट्स लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो मेरे थे, वो सब उखाड़ दिए उसने। और उखाड़ते ही पूरी दीवार में छेद छेद हो गए, ऐसे जैसे कि मानो कि बॉर्डर पर किसी ने, जो सोल्जर होते हैं, जो आर्मी मैन होते हैं, वो गोलियां चला देते हैं ना, जैसे दीवारों में मोर्टार दाग दिए हो जैसे किसी ने, ऐसी हालत हो गई। बताओ, जब नया किराएदार रखा उसने कहा साहब हमें बताओ कि हम ऐसी दीवार, छेद वाली दीवार में कैसे रहेंगे। 11 महीने के बाद वापस से पुट्टी करवाई, पेंट करवाया, उसमें मान लो 1 लाख रुपए खर्च हो गया, तो क्या 1 लाख का डिडक्शन देंगे? द आंसर इज नो। मान लो 50,000 खर्चा हुआ, क्या 50,000 की डिडक्शन देंगे? द आंसर इज नो। कितनी देंगे? फ्लैट 30% देंगे, फ्लैट 30% देंगे। ठीक हो गई बात? चलिए, तो अब कितना बचा? 2,35,000 माइनस 30%, 1,64,000 बचा, ठीक है। अब ये वाला फ्लैट जो किराए पर चढ़ाया हुआ था, उसमें भी इंटरेस्ट पे हुआ, इंटरेस्ट पे हुआ। और कितना पे हुआ? मेरा पहला आंसर था 8 लाख रुपए, मान लो इंटरेस्ट पे हुआ, तो क्या 8 लाख अलाउ कर देंगे? तो क्या 8 लाख अलाउ कर देंगे? नहीं करेंगे। मैक्सिमम कितना? 2 लाख रुपए। तो 8 लाख और 2 लाख विच एवर इज लोअर, 2 लाख मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? अब अगला आंसर है 1.5 लाख रुपए, क्या कर देंगे? हाँ 1.5 लाख कर देंगे, क्योंकि 1.5 लाख और 2 लाख में विच एवर इज लोअर कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए हुआ। और केस 3 20,000, तो 20,000, 20,000, केस 3 20,000 भी कर देंगे पूरा, ठीक है। अब मुझे आप आंसर बताइए तीनों केसेस का। ये केस 1 का आंसर बताइए। केस 1 का आंसर बताइए। नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बतानी है बेटा। प्रमोद जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताइए। इंटरेस्ट तो हमने बता दिया आपको, 1,64,000 माइनस केस 1 का आंसर बताइए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताइए कितनी होगी तीनों केसेस में, मुझे ताकि पता चले। फर्स्ट केस में कितनी होगी? आंसर बताओ भाई। 2 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया। केस 1 में क्या हुआ? केस 1 में 2 लाख रुपए इंटरेस्ट अलाउ हुआ, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हुई? इनकम फ्रॉम थोड़ी हुई, लॉस हुआ। कितना? 35,500। बोलो आगे आंसर। लॉस आ रहा है 35,500। दूसरे वाले में बताओ। इसमें हाँ, इसमें हाँ प्रॉफिट आ रहा है कितना? 14,500। बोलो। और तीसरे वाले में आ रहा है 1,54,500। 44,000। बोलो, इनकम फ्रॉम आ गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलो। अरे ये देखो इधर दिया है ना, अरे मैंने खुद ही ना दिया हुआ है, यहाँ क्या कंफ्यूजन क्रिएट करना भाई। ये देखो, केस 1 में इंटरेस्ट 2 लाख अलाउ हुआ, केस 2 में 1.5 लाख हुआ, केस 3 में 20,000 हुआ। ये 20,000 है, 2 लाख है यार, 2 लाख। बोलो।
बोलो। तो केस वन में कितना लॉस आया? 35,500 का। हाँ बोलो। ये वाला क्लॉज समझ में आ गया? बताओ आंसर सही आया। केस वन में लॉस इतना आएगा। केस टू में प्रॉफिट आएगा और केस थ्री में भी प्रॉफिट आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? ये 35,500 का लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है। बोलो भाई यस और नो में जवाब दो। आ गया कि नहीं आया समझ में? आगे चले फिर हम। चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया समझ। ये आ गया समझ। चलो अब एक एरियर का पॉइंट यहाँ और बता देते हैं। मान लो कि ये जो लेट आउट की हुई प्रॉपर्टी थी, ये कोरोना के टाइम पर ऐसा हुआ कि मोदी जी ने कहा कि कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार से 1 रुपए भी नहीं लेगा और घर से भी नहीं निकालेगा, क्योंकि तब किराएदारों की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी। तो हमारे पास कोई किराया नहीं आया। मैं एक अलग से स्लाइड ले लेता हूँ, तब आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लो असेसमेंट ईयर 21-22, जब जो कोरोना का पीरियड था, कोरोना पीरियड में जो हमारा रेंट था 1 लाख रुपए, रेंट नहीं आया। 5 महीने का मान लो रेंट नहीं दिया। ठीक है, 5 महीने का रेंट नहीं दिया। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर 21-22 में लेट आउट प्रॉपर्टी में ग्रॉस रेंट कितना गया होगा बताओ? अब आप बोलो मुझे। 1,40,000 गया होगा, लेस हाउस टैक्स 5,000। नेट रेंट कितना आया? मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करना भाई, नहीं तो छूट जाएगा। नेट रेंट 1,35,000 आया, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। तो 1,35,000 का 30% कितना हो गया? ₹45,500। अब टोटल इनकम कितनी हो गई? 94,500। और मान लो यहाँ पर इंटरेस्ट था उस साल भी 2 लाख का। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हुआ? ये हुआ लॉस का 1,05,500। बोलो ये आंसर आ गया? बोलो ये आंसर आ गया? यस और नो? हाँ बहुत बढ़िया। 45,500, 94,500, सबका आ गया आंसर फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया, सब लोगों को समझ में आ रहा है। सब लोगों को समझ में आ रहा है। अब बेटा एक बात बताओ हमें, अब ये किराएदार आपने बदला नहीं, वो किराएदार कहीं गया भी नहीं। अब शुरू हुआ असेसमेंट ईयर 25-26, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25। इसने पहले 2,40,000 रुपए जो रेंट देना था 12 महीने का वो दिया। ठीक है, और 2025-26 में ये लेट आउट प्रॉपर्टी थी, 2,40,000 रुपए का रेंट था, माइनस 5,000, 2,35,000 रुपए। 2,35,000 का 30% होता है 70,500 रुपए। 2,35,000 माइनस 70,500 कितना हुआ? 164,500 माइनस 2 लाख रुपीज, 35,500। यही आ रहा था आंसर। ये कैलकुलेशन थी असेसमेंट ईयर 25-26 की। लेकिन जो किराएदार था वो बड़ा ईमानदार था। उस किराएदार ने कहा भाई साहब आपने हमारे लिए 4 साल का इंतजार किया। असेसमेंट ईयर 21-22 में पैसा नहीं मांगा, 22-23 में नहीं मांगा, 23-24 में नहीं मांगा, 24-25 में नहीं मांगा। 4 साल आपने वो 1 लाख रुपए नहीं मांगा। अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैं आपको पैसा देना चाहता हूं। वही 1 लाख रुपए मैं वापस करना चाहता हूं। ठीक है, सरकार ने कहा 1 लाख रुपए मिला है, जोड़ दो इसको। लेकिन हमने ये कहा कि अरे भाई रुको, कैसे जोड़ दें? अगर ये पैसा असेसमेंट ईयर 21-22 में मिलता मिलता तो हम 2,40,000 रुपए होता, 30% का छूट भी देते। तो मुझे 30% की छूट तो दो, माइनस करो 30% और 70,000 रुपए खाली जोड़ दो। अब मुझे बताओ नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया? अब बताओ। अब ये इनकम में बदल गया 34,500। अब ये इनकम में बदल गया 34,500। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। किसी के मन में डाउट उठ सकता है कि ये नीचे क्यों एरियर जोड़ा? आप ऊपर ही 2,40,000 को 3,40,000 कर देते, क्या आंसर में कोई फर्क पड़ता? द आंसर इज नो, नहीं पड़ता कोई फर्क। लेकिन फिर भी ऐसा किया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब एक साल आपका रेंटल इनकम 3,40,000 हो जाए, फिर अगले साल फिर से 2,40,000 हो जाए, फिर अगले साल फिर से 5 लाख हो जाए। तो ऊपर की कैलकुलेशन के साथ छेड़छाड़ी नहीं करी, सिर्फ नीचे एक अलग से कॉलम बना करके ऐड किया। एक मजेदार बात और आपको बता दें। मान लो बेटा, मान लो असेसमेंट ईयर 21-22 में ये प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 में ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाती। देखो मैं केस डिस्कस कर लेता हूं। मैंने केस चेंज कर दिया, ये प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज हो सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई। तो ऊपर का रेंट कितना हुआ? 0। फिर ग्रॉस रेंट क्या हुआ? 0। हाउस टैक्स की क्या कोई डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी बेटा।
क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई। आगे चल के वो उसका स्टेटस चेंज हुआ, जीरो, नेट रेंट जीरो, स्टैंडर्ड डिडक्शन जीरो, टोटल इनकम जीरो, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कब, जब वो ओल्ड रिजीम में होगी। अगर न्यू रिजीम में हुई तो ये भी जीरो। तो क्या लॉस आएगा? जीरो, कोई लॉस नहीं आएगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से वापस मिल गया जब ये प्रॉपर्टी लेट आउट थी, तो उसका पैसा इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा और 70,000 रुपए इसकी इनकम बना दिया जाएगा। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन अगर एरियर का पैसा मिल गया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी टैक्सेबल है। बताओ, इसीलिए इसको नीचे अलग से लिखा गया, ऊपर नहीं जोड़ा गया। अगर हम ऊपर ये वाला 1 लाख डालते तो प्रॉपर्टी का स्टेटस एलओपी होता, जबकि एलओपी है नहीं, और एलओपी किए बिना मेन्यू ही नहीं खुलेगा रेंट का। अगर आपने एसओपी का ऑप्शन चुन लिया तो आपका रेंटल इनकम का मेन्यू ही नहीं खुलेगा, एलओपी ही चुनना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए पुराना पैसा वापस मिला है, बताओ, अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी हुई है। टेक्निकल भाषा में इसको बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी हुई है, वो हमेशा नीचे अलग से जाएगी। ऊपर की कैलकुलेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाए। बोलो, बात समझ में आ गई? क्रिस्टल क्लियर हो गई कि नहीं, बताओ बच्चे? मैंने अच्छा खासा पॉइंट कवर कर लिया है, कंसेप्ट मैंने कवर कर लिए हैं अपने। बोलो, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, बोलो। अरे सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यस और नो में बस बता दीजिए, सब विद्वान है भाई। चलो भाई चलो, एक एडवांस केस स्टडी ले लेते हैं। देखो ये घर जो है, वैसे ये घर कविता का है, ठीक है, कविता आज आई नहीं है, ये घर कविता का है, ठीक है। चलो उसके एब्सेंस में उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इस घर की खास बात पता है क्या है बेटा? कविता ऊपर वाले माले में रहती है, कविता ऊपर वाले माले में रहती है, लेकिन नीचे वाला माला किराए पर दिया हुआ है। दुकानें किराए पर और ऊपर खुद रहती है। अब कविता तो ये सोचेगी, सरकार ये कहेगी कि ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कविता बोलेगी नहीं ये तो लेट आउट प्रॉपर्टी है। भाई आधा मकान तो किराए पर है ना, इसका स्टेटस क्या होगा, एसओपी या एलओपी? मैं आपको इसके इंप्लीकेशन बता देता हूँ। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो रेंटल इनकम जीरो, जबकि यहाँ पर रेंट आ रहा है। प्रॉपर्टी का टैक्स जीरो, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है। 30% डिडक्शन जीरो। इंटरेस्ट का सिर्फ तब अलाउ होगा जब आप ओल्ड रिजीम में जाएंगे, न्यू में वो भी नहीं होगा, सब कुछ जीरो। खाली एरियर ऐड होगा, वो भी पुराने सालों का, पता नहीं कोई एरियर है भी कि नहीं। अगर आपने एलओपी किया तो रेंटल इनकम आप डाल देंगे ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्स भी अलाउ होगा, 30% डिडक्शन भी मिलेगा, 2 लाख का इंटरेस्ट की भी छूट मिलेगी, लॉस का भी बेनिफिट मिलेगा, एरियर ऐड होगा, सब कुछ होगा। यहां पर एक्ट ने ये कहा, सेक्शन 24 ने ये कहा कि ऐसी प्रॉपर्टी को लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। अगर पूरी प्रॉपर्टी में एक भी हिस्सा किराए पर दिया है, एक कमरा भी किराए पर दिया है, तो पूरी प्रॉपर्टी को लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे। क्योंकि जब तक आप लेट आउट नहीं मानेंगे तब तक उस एक कमरे का भी किराया नहीं दिखा पाएंगे, तो लेट आउट तो मानना ही पड़ेगा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। सरकार को नुकसान हो जाएगा ना, इनकम तो दिखानी है। तो गवर्नमेंट इसको एसओपी दिखाने नहीं देगी, इसको एलओपी दिखाएगी, बोलेगी ये लेट आउट प्रॉपर्टी है भैया। बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो, बोलो भाई बच्चों, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया।